नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। आगरा के पिनाहट में रोडवेज बस स्टैंड पर बस के ब्रेक हुए फेल, दुकान में जा घुसी बस, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर के पनिया हवा में देसी शराब की दुकान पर आबकारी विभाग का छापा, पकड़ी गई अवैध शराब। भट्टी के अंदर ही की जाती थी शराब की पैकिंग, अवैध शराब कारोबारियों में मची हलचल। कानपुर में लफ्ज जिहाद के एंगल पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, जमकर काटा हंगामा। कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कराया शांत, आरोपी की गिरफ्तारी का दिया गया आश्वासन। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अध्यक्ष का महिला को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना अध्यक्ष महिला को जूते से मारने की दे रहा था धमकी, मोबाइल छीनने की कर रहा था कोशिश। पीड़िता ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज करवाई मांग। मुरादाबाद के ठाकुरद्वार नगर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। घटना सीसीटीवी में कैद। बंजारन मोहल्ला से गुजर रहा था नेता, हमलावरों ने पीछे से किया वार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मथुरा की शेरगढ़ पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, 4 फर्जी OLX अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार। क्रेटा कार समेत 5 मोबाइल, 41 सिम कार्ड, 9 फर्जी आधार कार्ड और 5 फर्जी पैन कार्ड भी बरामद। रायबरेली में सरेली के शहीद स्मारक पर बार बालाओं ने किया अश्लील डांस, शहीदों का किया गया अपमान। वीडियो हुआ वायरल। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाचिए बार बालाए, करोड़ों रुपए से बनाए गए सरकारी हॉल में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। हरदोई में बीच सड़क पर भिड़े हैं 2 सांड, राहगीरों में मची अफरा तफरी। सांडों की काफी देर तक होती रही लड़ाई। शहर में आए दिन देखने को मिल रहे हैं इस तरह के दृश्य। प्रतापगढ़ में चिलबिला फ्लाईओवर पर हुआ दर्दनाक हादसा, कार और मैजिक में हुई जोरदार भिड़ंत। कार पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भिजवाया। बदायूं में ट्रेन पटरी पर वीडियो बना रहे युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। फाटक की घटना, जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। अलीगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर भाकियों कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, खाद विक्रेताओं पर लगाया ओवर रेटिंग का आरोप। खाद की बोरी पर तय रेट से 200 से 300 ज्यादा ले रहे थे खाद विक्रेता, टोकने पर करते थे गाली गलौज। एटा में थाना राजा और रामपुर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, दोनों चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने प्रतिष्ठित तंबाकू व्यापारी के घर से की थी लाखों की चोरी, 51 लाख रुपए की जेवरात समेत 6 लाख रुपए बरामद किए। आगरा में जैन समाज के मंदिरों को निशाना बना रहे थे चोर, 15 जैन मंदिरों में कर चुके हैं चोरी। हाल ही की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जैन समाज के लोगों ने रकाबगंज पुलिस को दी तहरीर, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और रामलला के दर्शन के बाद राम मंदिर प्रगति का जायजा भी लिया है। साथ ही आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध जन सभा मंच से, जहां पर उन्होंने अयोध्या वासियों को करीब 1056 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है।
और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं। और वहीं ताज नगरी आगरा में योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर आगरा प्रशासन जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को आगरा के तारघर मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचेंगे। आगरा के तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में महानगर कार्यकारिणी ने 10 से 12 हजार लोगों के आने की व्यवस्था की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का अमला भी तैयारियों में दिन रात जुटा हुआ है। आगरा प्रशासन किसी भी तरह की कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए जिलाधिकारी नवनीत चहल सीएम की तैयारियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशन में पूरी तैयारियां उनकी की जा रही है और इस दौरान बीजेपी के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने हमारे संवाददाता ने खास बातचीत उनसे की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को ताज नगरी आगरा में आने जा रहे हैं और यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करेंगे और इसके साथ ही तमाम करोड़ों की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत जोरों पर हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल आगरा आ रहे हैं और तारघर के मैदान में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। उनकी तैयारियां जोरों पर हैं, पूरी पार्टी जोरों से लगी हुई है और यहाँ पर हजारों की संख्या में कल यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग आएंगे और नगर निगम का भी चुनाव जो होने वाला है उससे पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा जाए और आगरा के विकास के लिए कुछ घोषणाएं भी करेंगे और यहाँ पर जो शिला पट्टिका लगेंगे उनका अवलोकन करने के पश्चात में जगह जगह जा करके वहाँ पर जो विकास कार्य होंगे। तो को नगर निगम से भी जोड़ा जा रहा है सर, कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए? नहीं, देखिए बड़ नेचुरल यह है कि जो कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है और नगर निगम का चुनाव भी कभी भी आचार संहिता जो लागू हो सकती है, तो इस वजह से जब ये प्रबुद्ध वर्ग यही दिशा देता है लोगों को जो, और इस वजह से जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है और यहाँ पे हजारों बुद्धिजीवी कल यहाँ पर आएंगे और उनके उद्बोधन का लाभ उठाएंगे। हजारों बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर तारघर मैदान पर आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन का लाभ लेंगे। बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव बिल्कुल आने वाला है और नगर निकाय चुनाव को लेकर उससे पहले मुख्यमंत्री का आगरा आगमन एक बड़ा संकेत दे रहा है। इसके साथ ही बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो भव्यता है इस तारघर मैदान की, वो बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर आगरा प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं। दंतकांति सेंसिटिव है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट, जिसमें है 21 जड़ी बूटियां जो सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट आराम। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अभी ये जो डिप्टी सीएम जाने कितने मंत्री इसमें आएंगे और ये सब अधिकारियों से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जनता से ये वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए हैं।
और किसी नौजवान पे नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा कि आगे क्या होगा। धान की खरीद नहीं और धान की खरीद के लिए कोई इंतजाम नहीं, और हमारे ये नौजवान ऐसे ही इनका जीवन चलाया तो कोई नौकरी रोजगार नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए आर्मी वाली अभी भर्ती हुई थी, अगर 1,26,000 को बुलाया, 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा और सरकार ने 2,000 भी नहीं लिए। सोच किया नौजवानों ने 1,26,000 फरक्काबाद में फॉर्म भरे थे, मेहनत की, तैयारी की और 2,000 भी नहीं लिए। हम आपको भरोसा दिला के जाने हैं, जब कभी समाजवादी सरकार होगी और समाजवादियों को मौका मिलेगा, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हम कभी पसंद नहीं कर सकते। और वहीं यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने यह बताया है कि मैनपुरी सीट सपा की थी और हमेशा रहेगी। नेताजी के सिंपैथी की वजह से ही सीएम सपा प्रत्याशी डिंपल यादव 2 लाख वोट से जीतेंगी, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि मैनपुरी की जनता सपा के साथ थी और आज भी है। मुलायम सिंह यादव के घर मैनपुरी में चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वहां चुनाव लड़ रही है। दोनों की सेनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सेनाएं वहां पे मौजूद है, यानी कि पूरी टीम वहां मौजूद है और अखिलेश यादव की टीम वहां पे चप्पे चप्पे लगी हुई है। चुनाव बहुत रोचक है, किस ले जाएगा ये देखने की बात होगी। हमारे साथ मौजूद है रविदास मल्होत्रा, बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और आज उनसे पूछना चाहेंगे, अभी भी आए हैं चुनाव आयोग को लेटर दे करके, उनसे पूछा मैनपुरी में क्या स्थिति लगती है आपको? मैनपुरी मुलायम सिंह जी का गढ़ था और उनका गढ़ रहेगा। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। मैनपुरी और इटावा के अंदर जो जिलाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं और वहां का एसएसपी बीजेपी का महामंत्री हो गया है। इस तरीके से प्रशासन का ये सरकार दुरुपयोग करने का काम कर रही है, बेईमानी करके मैनपुरी चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता हम लोगों के साथ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो डिंपल यादव जी 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि निष्पक्ष रूप से मैनपुरी में चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी आजमगढ़ में, इससे पहले रामपुर में धांधली और बेईमानी करके सीट जीतने का काम कर चुकी है। रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना वहां पे लगाई हुई, यानी कि सेना मतलब उनके कार्यकर्ता एक बूथ में लगे हुए हैं। उनकी तैयारी इस तरीके से है जैसे वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत हो रही है। आपको क्या लगता है उसमें आप कितना भारी हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के भी नेता वहां पर हैं और जनता हम लोगों के साथ में है। मैनपुरी की जनता ने फैसला कर लिया है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर धांधली बेईमानी करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। अभी आपने बताया कि अब 2 लाख से डिंपल जीतेंगी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव पिछली बार जीते थे उनका मार्जिन तो केवल 92,000 का था। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद सहानुभूति का वोट बढ़ा है और मुलायम सिंह जी ने जो कुछ पूरे जीवन वहां के लिए किया है उसका लाभ सपा को मिलेगा और उनकी सहानुभूति का जो वोट है वो वोट 1 लाख से अधिक है जो बढ़ गया है। ये है रविदास मल्होत्रा जी, जिनका कहना है कि सहानुभूति का वोट मिला करके और मुलायम सिंह का मार्जिन देखते हुए डिंपल यादव कम से कम 2 लाख वोटों से मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ जनता टीवी के लिए अनिल कैमकुर, लखनऊ। और मैं इटावा रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर पर, जहां पर इंक्वायरी होती है, वहां पर डिंपल को लेकर किए गए प्रचार को लेकर मौजूद यात्रियों ने जमकर विरोध इसका किया है। काउंटर सेंटर पर हंगामा भी हुआ। वहीं काउंटर पर बैठे रेलवे कर्मचारी ने माफी भी मांगी, लेकिन यात्रियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो नारे लगाए गए हैं वो गलत लगाए हैं। किसी भी पार्टी का प्रचार रेलवे स्टेशन पर नहीं होना चाहिए। जिनको लगाना है पोस्टर लगाए और चीज लगाए, लेकिन इंक्वायरी से जो
प्रचार हो रहा है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो क्या लगता है कोई साजिश के तहत ये प्रचार प्रसार किया गया है? नहीं, किसी ने साजिश की है ना, ऐसा प्रचार अभी तक तो कभी हुआ नहीं। इसमें इसकी जांच की जाए। और दूसरी बात है, ये किसी ने किया है बहुत गलत किया है। माइक पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यात्रियों को दिक्कत होती है। और ये किसी भी सरकार हो, किसी का ये वहाँ प्रचार नहीं होना चाहिए स्टेशन पे, क्योंकि स्टेशन में सवारियों को दिक्कत होती है। वहाँ सिर्फ अलाउंस इस चीज़ का होना चाहिए, कहाँ ट्रेन जा रही है, क्या हो रहा है, ये नहीं किसी का प्रचार करो माइक से। इस तरह के नारे लगाना तो गलत है और मैं समझता हूँ कि ये एक रेल की संपत्ति है और रेल की जानकारी के लिए है, और इस तरह की जो नारेबाजी हुई है ये बिल्कुल गलत है। और क्या नाम है, इसमें जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों को सज़ा दी जाए। जनपद इटावा में जो रेलवे का जो स्टेशन जंक्शन माना जाता है, वहीं पूरी तरीके से एक अहम भूचाल सा आ गया, क्योंकि इंक्वायरी काउंटर से एक बार फिर डिम्पल यादव के जोरदार नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यात्रियों में आक्रोश दिखाई देता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन की है, जहाँ पर रात को 11 बजे के लगभग डिम्पल यादव के जोरदार नारेबाजी की गई है। कहीं ना कहीं जो यात्रियों के लिए रेलवे की इंक्वायरी जो होता है, कहीं ना कहीं उन पर जो है जोरदार जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव के दौरान डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरीके से जांच की जा रही है। आज अराजक तत्वों द्वारा काउंटर में घुसने के बाद जोरदार नारेबाजी की गई है, जिसके जो दोषी होगा उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शहर में दुकानदारों और मलिन बस्ती में जा रहे डोर टू डोर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट उन्होंने मांगे हैं। तो मैनपुरी में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और डोर टू डोर प्रचार प्रसार हो रहा है। लोगों के घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं, वोट की अपील की जा रही है ताकि जो प्रत्याशी है वो विजयी हो सके। तो दोनों कांटे की टक्कर यह है, सबकी निगाहें मैनपुरी की सीट पर टिकी हुई हैं। और घर में गणेश जी की प्रतिमा सहित नवरात्रि में व्रत रखने से चर्चा में आई बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। रूबी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और बहुत मुस्लिम उस जनसभा में शामिल होने गए थे। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग समझते जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ही हमारे पैगंबर थे। रूबी ने कहा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो वहीं अब इस पूरे मामले में बहस भी छिड़ गई है। ये है कि मुख्यमंत्री जी की सभा में कुछ मुस्लिम लोगों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, ये जानकर कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सनातन धर्म ही एक धर्म है जिसमें सारे लोग हिंदू थे, मुसलमान बनाए गए नीचे आकर। सबको ये मान लेना चाहिए कि हम सब एक हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। और आज ये लोग जान गए हैं, मुसलमान लोग, कि हमारे पैगंबर जो थे वो जय श्री राम ही थे और कोई नहीं थे, भगवान श्री राम थे। कुछ लोगों को ये नज़र आ गया है कि कोई भेदभाव नहीं है, इस बीच सभी एक हैं और ये एक हिंदुस्तान है, इसमें सबको मिलजुल कर रहना है और सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है, अपना भारत का नाम रोशन करना है। बस मैं यही चाहती हूँ, जो मुझे देखने को मिला ये सब इसी तरह चलता रहे, सब लोग एक रहें। देखिए, रूबी आसिफ खान जी की भावनाओं को लेकर के मैं उनका पूरा सम्मान करती हूं और उनका स्वागत करती हूं। जिस तरीके का उनके अंदर एक परिवर्तन है और जिस तरीके के सत्य को वो स्वीकार कर रही हैं और अपने समाज के सामने रख रही हैं कि वास्तव में उनका वीडियो मैंने सुना कि सभी लोग पहले हिंदू थे, मुसलमान यहाँ आके बनाया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये उस तथ्यों को वो सत्यता के साथ स्वीकार कर रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर एक अमन, शांति और भारतवर्ष की अस्मिता का झंडा ऊंचा करने का कार्य है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं और मैं तो चाहूंगी कि रूबी बहन जल्दी जल्दी मेरे पास आए और मैं उनको एक अच्छा सनातनी नाम भी दे दूं। तो मेरे लिए स्वागत है और मेरे लिए वो बहुत वंदनीय है ऐसी सोच के साथ। देखिए,
रामचंद्र जी के बारे में, एक तो राम वो हैं जिनको कबीर ने और महात्मा गांधी ने अल्लाह के माना में इस्तेमाल किया है, तो वो तो राम अलग हैं, लेकिन एक राम वो भी हैं कि जिनको हमारे यहाँ मौलाना मजहर जाना ने लिखा है कि दूसरे माना में राम इस्तेमाल होते रहे पैगंबर के माना में। तो ये हमारे 1000 साल से मुसलमान इस मुल्क में कहते रहे हैं कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी और जो बड़े बड़े और दूसरे तबके के लोग गुजरे हैं, शिव या कोई और, तो वो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि वो यकीनी तौर पर पैगंबर या रसूल थे, ईशदूत थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनके साथ गलत तौर पर लोगों ने जोड़ दी हैं। हम 1000 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बात को मुसलमान न सिर्फ ये कि मानते रहे हैं बल्कि ऐलान करते रहे हैं। और अगर हम ना माने तो कुरान जो कहता है कि हर बस्ती में हमने पैगंबर और रसूल भेजे, कोई बस्ती ऐसी नहीं हुई जो हमने पैगंबर और रसूल नहीं भेजे। तो हमारा देश तो हमेशा से बहुत बड़ी और पुरानी बस्ती है, जो जहाँ नबी और रसूल आना लाजमी है, तो लिहाजा नबी रसूल तो यहाँ आए हैं, और जो मशहूर हजरात है यही लोग नबी और रसूल थे, इनके अलावा और कौन होगा। एक बात तो इस बयान के बाद से, रूबी आसिफ खान के बयान के बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सब अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ये वही रूबी आसिफ खान है जिन्होंने गणेश की मूर्ति भी अपने घर में लाई थी और नवरात्रों के दिन माता रानी की मूर्ति भी लेकर आई थी, और उस वक्त भी जमकर इस पर बवाल हुआ था, तमाम तरीके की राजनीति भी हुई थी। तो एक बार फिर से सुर्खियों में है रूबी आसिफ खान। प्रबुद्ध सम्मेलन में एकता को बल मिला है, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है, ऑन कैमरा उन्होंने तमाम बातें बोली है, जिसको लेकर अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। और वहीं प्रतापगढ़ के सगरा सुंदरपुर में मदरसा दारुल बनाम अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय के वार्षिक समारोह रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने इसमें शिरकत की है, और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसों के बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद में सर्वे कराया है, जबकि विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप भी लगा है। डॉक्टर इफ्तिखार ने कहा है कि सरकार ने सर्वे के जरिए मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों के अलावा जो मदरसे बिना मान्यता के संचालित हैं वो भी सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। देखिए, चेयरमैन बनने के बाद से लगातार 14 महीनों में हमने तमाम जनपदों के मदरसों के दौरे किए हैं, और लगभग 2/3 उत्तर प्रदेश अब तक मैं देख चुका। मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे समाज में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन मदरसों का एक लंबा इतिहास है, और अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे कंसेप्ट है। आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे 1857 की रही हो, चाहे 1947 की लड़ाई रही हो, सब में मदरसों का योगदान रहा है। आज उन मदरसों को समेटना, सहेजना, संवारना, उनको सुधारना जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, और लगातार मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम में आकर के, देश की मुख्य धारा में आकर के अपने घर, परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। इसके लगातार काम किया जा रहा है। और वहीं गर्लफ्रेंड वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सफाई देते हुए कहा कि करण मारा ने कहा कि किसी महिला की किसी पुरुष के साथ मित्रता है तो गर्लफ्रेंड ही कहा जाएगा। वहीं मारा के बयान पर बीजेपी ने इस बयान को महिला विरोधी मानसिकता वाला बयान बताया है। कि आंखों में मन में दोष है, उसको हर चीज में दोष देगा। करण मेहरा तो उस पार्टी का है जिसकी और वहीं हरिद्वार में भगवा हिंदू सेना ने चंद्राचार्य चौक रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक शांति मार्च निकाला है। और आपको बता दें कि श्रद्धांजलि यात्रा में वीएचपी के फायर ब्रांड नेत्री डॉक्टर साध्वी प्राची भी इसमें मौजूद रही हैं। साथ ही भगवा हिंदू सेना ने श्रद्धा हत्याकांड में दोषी को चौराहे पर फांसी देने की सजा की मांग की है। साथ ही अंकिता हत्याकांड में भी सीबीआई की जांच की मांग की है। जो मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह से एक कातिल ने 6 महीने तक एक बेटी को, हमारी बेटी के टुकड़े काट काट कर, और पूरा कोल्ड ब्लडेड रूप पे उसने, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उसके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं है। और ऐसे ही हमारी जो बेटियां आज लगातार ऐसे वहशी दरिंदों के चंगुलों में फंसती जा रही है। उन बेटियों को बचाने के लिए आज हम सब लोग मैदान में उतरे हैं, और
उस बेटी को जिसके इतने टुकड़े कर दिए गए, उसके परिवार को उसके टुकड़े भी पूरे नहीं मिलेंगे। उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसके हत्यारों को फांसी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो आदमी अपनी पैरवी कर रहा है, जिस तरह से वो शातिर दिमाग से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो कोर्ट से छूट ना जाए। इसको लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पे भगवा हिंदू सेना के सभी लोग हमारे साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप भाई भी हैं और पंडित अधीर कौशिक जी, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग आज यहाँ पर भगवा हिंदू सेना के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। उसकी आवाज उठाने के लिए भगवा हिंदू सेना मैदान में आई, उसके लिए मार्च निकाले। क्या मांग कर रहे हैं? जो आफताब है उसके वही हस्र होना चाहिए जो उसके लिए श्रद्धा की जो हालत उसने की, उसको केवल और केवल फांसी की सजा हो। पिटिया श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, जिहाद की मानसिकता वालों के सवाल उठता है और प्रमुख समाज को जागना होगा, हर समाज के हर बंधु को जागना होगा, हर परिवार को जागना होगा, जब ही हमारी बेटियों की रक्षा हो पाएगी और उनको हम बचा पाएंगे। विरोध हमने सामने रखा है, शांत प्रिय हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए, जब ये लफ्ज़ जिहाद रुक पाएगा। और वहीं लाल कुआं के सरस्वती सिद्धांत अकेडमी में 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य जिलों की टीमों ने भी प्रतिभाग किया है। तो 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। सरस्वती सिद्धांत अकेडमी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे जिले नैनीताल ने आयोजित की है। यहाँ पे सिद्धांत अकेडमी के द्वारा हम दोनों ने मिलकर करी यहाँ पे, और इसमें हमारे 9 जिले बॉयज़ में और 6 जिले हमारे गर्ल्स में इसमें आए हैं, जैसे हरिद्वार, हमारा आपका देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, बस हमारे सिलेक्टर जो हैं वो यहाँ से 30 बच्चों का, 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ का यहाँ सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका कैंप लगेगा हमारा हरिद्वार में, वहाँ से भी टीम एक सिलेक्ट होगी, 12 मेंबरों की टीम सिलेक्ट होकर। उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, और विशेष रूप से हम उत्तराखंड नैनीताल जिले के फेडरेशन का शुक्रगुजार हैं कि पहली बार हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि सभी बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और हम उनके उज्जवल भविष्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।